न्याय व्यवस्था में पूरा कंप्लीट परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आपके लिए जो अंग्रेजों का कानून है उसको बंद करो। नहीं, हमारा तो कहना कानून इतने सरल होने चाहिए कि जिनके लिए कानून बना हुआ है उनको कम से कम कानून की जानकारी तो हो। हमारे यहाँ तो एक बात के लिए हमको वकील के पास जाना पड़ता है, वो बताता है ये कानून है। जिसके लिए कानून बना उसको पता ही नहीं कानून क्या है, और कह रहे हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, और लॉ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो लॉ तो इतना सरल होना चाहिए, इतना सुलभ होना चाहिए कि एक साधारण गरीब आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता हो कि मेरे लिए ये न्याय व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था, हर किताबें तो बड़ी सरल 10-10 पन्ने की होनी चाहिए। पहले उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, आचार संहिता बननी चाहिए, नागरिकों को मालूम होना चाहिए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बेस पर कानून बनने चाहिए, सरल कानून बनने चाहिए, अच्छी भाषा में, सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए। इतने कड़े कानून कि एक एक धारा, एक एक कॉमा पर लोअर कोर्ट में एक जजमेंट एक जज देता है, हाई कोर्ट में जज दूसरा जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट में तीसरा जजमेंट आता है, 3 लोगों की बेंच एक अलग जजमेंट देती है, 5 लोगों की बेंच में 2 लोगों की अलग राय होती है, 3 लोगों की अलग राय होती है। इसका मतलब कानून अस्पष्ट है, क्लियरिटी नहीं है। और जब कानून ही क्लियर नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं कि कानून का शासन है? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 2 दिन में 3 दिन दबंग ने कब्जा कर लिया, मुझको न्याय चाहिए। अब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे 10 साल लग जाएगा। तो मैं किसी बाहुबली के पास जाता हूँ, साहब मुझको आप न्याय दे दीजिए। अगर मैं उसका आदमी हूँ तो मुझको न्याय मिल जाता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो तो अपराध हो जाएगा ना। हो ही रहा है, ये तो अपराध है एक तरह से। हो ही रहा है। आप प्रशासन के पास में जाके, न्यायपालिका के पास में जाके। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूँ हर्षित जोशी और मेरे साथ मौजूद है राजेंद्र गोयनका। राजेंद्र जी लेखक और विचारक हैं। आप पुस्तकें भी लिखते हैं, आप विचारक भी हैं, आप समाधान की बात भी करते हैं समाज के अंदर। कौन सा समाधान, कैसा समाधान? देखिए, मेरा ये मानना है हाँ, कि समस्याएं जीवन में निराशा पैदा करती हैं, हाँ, और समाधान उत्साह। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हाँ, बस ज़रूरत है समस्याओं को उसकी जड़ में जा कर के उस समझने की, और सकारात्मक सोच के साथ समाधान खोजने की। तो मेरा मानना है कि लोगों को समस्याओं का नहीं, समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। समस्याओं का नहीं, समाधान का हिस्सा बनना और चाहिए। जीवन में हर जगह समस्याएं हैं, हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग उन समस्याओं से निराश रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वो निराश न होकर के समस्याओं को समझें और उसका सकारात्मक सोच के साथ उसका समाधान खोजें, तो जीवन में जो है एक आशा का संचार हो सकता है। देखिए ना, आजकल जो युवा है डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि समस्या है लगातार अपने करियर के लिए। चाहे वो युवक हो गए, किसान हो गए, उद्योगपति हो गए, हर क्षेत्र में समस्या तो है ही है। लेकिन पॉजिटिव कैसे बना जाए? नहीं, पॉजिटिव तो तभी बनेंगे ना कि देखिए, मैंने देखा कि युवक का मामला हो या किसानों का मामला हो, हाँ, या मजदूरों का मामला हो या व्यापारियों का मामला हो, हाँ, मैंने सबको देखा कि सब अपनी समस्याओं जब आती हैं हाँ, तो या तो निराश होते हैं या आंदोलन करते हैं। हाँ, जब समूह में आते हैं तो आंदोलन करते हैं। उस आंदोलनों से समस्या का समाधान आज तक हो नहीं पाया। मैं स्वयं छात्र जीवन के अंदर छात्र आंदोलन में रहा, व्यापारिक आंदोलनों में लगातार लगा रहा, लेकिन कभी समस्याओं का समाधान हो नहीं पाया, क्योंकि हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि सरकार समस्या का समाधान करेगी। हम उन समाधानों को देने का, उसको खोजने का उसकी कोशिश ही नहीं करते हैं। हमको चाहिए कि हम सकारात्मक सोच से समाधान खोजें और वैचारिक तरीके से सरकार के सामने समाधान प्रस्तुत करें। जीवन में पुस्तकों का होना, उनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या लगता है कि एक पुस्तक गरीबी से समाधान दिला सकती है, किसानों को समाधान दिला सकती है, बेरोजगारी से समाधान दिला सकती है? कैसे समाधान दिलाएगी? नहीं, पुस्तक किताब समाधान नहीं दिला सकती है। हाँ, पुस्तक ने तो केवल समाधान देने का प्रयास किया है। हाँ, और पुस्तक ने ये बताने का प्रयास किया है कि आपके लिए समाधान संभव है। आप, मेरी जो बात है, मैं नहीं कहता कि यही संपूर्ण समाधान है, लेकिन मैंने जो बात कही है इस पर विचार कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये विचार सही है तो इस विचार को आगे बढ़ाइए। आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो उसको और समाधान दीजिए। लेकिन आजकल जो युवा है ना, वो एक तो किताबें कम पढ़ रहा है, वो AI के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, वो हर चीज़ मोबाइल में देख रहा है, क्योंकि उसको जो भी चीज़ चाहिए तो वो फटाफट क्लिक करता है, ये करता है कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए और फटाफट आ जाता है। तो अब मतलब आने वाला जो पीढ़ी है, जो जेनजी है, चाहे वो उनके आने वाली पीढ़ियाँ होगी,
उनको किताबों की तरफ कैसे आकर्षित करेंगे कि हाँ यहाँ पर आइए इन्हें पढ़िए, क्योंकि जो युवा है वो किताबों से दूर तो जा रहा है, क्योंकि अब जीवन के अंदर नेटफ्लिक्स आ चुका है, हॉटस्टार आ चुका नहीं है। है। हाँ मैंने दोनों तरीके के युवाओं को देखा है। हाँ। वो किताबें ना पढ़ें, लेकिन वो स्टडी जो है इंटरनेट के माध्यम से वो करते रहते हैं लोग। नए युवा जो हैं वो भी पढ़ते हैं। और बहुत मैंने नवयुवकों को देखा है। मैं नए लड़कों से मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत स्टडी कर रहे हैं वो, और अच्छे विचार हैं उनके पास। तो ये मानना कि युवा नहीं पढ़ रहा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर जिस तरह से लगातार दिक्कतें आ रही है, चाहे वो वेनेजुएला हो, अमेरिका हो, चाहे आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन हो, तो हर जगह समस्या तो जस की तसी है ना, क्योंकि आज कुछ सॉल्यूशन होता है, अगले दिन नई समस्या पैदा हो जाती है। नहीं, समस्या तो हमेशा पैदा होगी। समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन उस समस्या को समाधान खोजते रहना पड़ेगा आपको। लेकिन ये जो लगातार चल रहा है कि चाहे वो दुनिया के अंदर भी बेरोजगारी बढ़ी, एक आंकड़ा आता है कि दुनिया के अंदर भी जिस तरह से उद्योग व्यापार कम हुआ है, इस तरह की खबरें भी आती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप देखिए, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। दुनिया के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, दुनिया में गरीबी आई है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपने पड़ोसी देश चाइना की बात करता हूँ। 1990 में चाइना की जीडीपी $0.361 ट्रिलियन थी। इंडिया की जीडीपी उस समय $0.321 ट्रिलियन थी। 12.5% का अंतर था। लेकिन चाइना ने अपनी नीतियों से 1990 के बाद 10 साल में $1.21 ट्रिलियन पर चाइना पहुंच गया। और फिर एक लंबी छलांग लगाई उन्होंने, और 2000 से 2010 तक वो $6 ट्रिलियन पर पहुंच गया। 2000 से लेकर 2010 तक 10 सालों के अंदर 6 ट्रिलियन पहुंच गया। अच्छा। और आज 2025 में उनकी जीडीपी 19.5% है। हमारी जीडीपी आज 4.18% है। हमसे 5 गुना उन्होंने तरक्की की। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम आदमी की $2900 करीब लगभग है, और चाइना के अंदर $13,300 है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने तरक्की सामने दिखाई दे रहा है, करीब करीब हमारी उनकी पॉपुलेशन बराबर है, लेकिन उन्होंने तरक्की की अपनी नीतियों के कारण। आज चाइना का आदमी खुशहाल है, तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ गरीबी है, और मैं समझता हूँ गरीबी नियति के कारण नहीं है, ये नीतियों का परिणाम है। कहीं ना कहीं हमारे नीतियों में दूरदर्शिता का अभाव रहा है, और समग्र दृष्टिकोण से हमने प्लानिंग नहीं की है, जिसके कारण आज देश में गरीबी है। ये क्या चाइना को समाधान पहले ही मिल गया था? मतलब इतनी, मतलब कहते हैं ना कि ह्यूज जो इकोनॉमी उनकी बन चुकी है, आप बता रहे हैं जिस तरह से समाधान उन्होंने खोजा था। मतलब इतना परिवर्तन कैसे? मतलब वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने ऐसा क्या किया? ऐसा थोड़ी था कि कहीं पड़ा हुआ था उनको मिल गया। उन्होंने समाधान करने का प्रयास किया। क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए वो? हमने केवल राजनीति के नाम पर केवल चुनाव लड़ने का प्रयास किया। हमारा ध्येय केवल एकमात्र रहा कि हम सत्ता किस प्रकार से प्राप्त कर लें। हम कई सालों से केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के डेवलपमेंट में कैसे गरीबी दूर हो, कैसे किसान की आर्थिक हालत ठीक हो, कैसे देश में न्याय व्यवस्था सुधरे, कैसे व्यापारियों को जो तकलीफ हो रही है, इंस्पेक्टर राज्य हो रहा है, ये कैसे समाप्त हो, इसका समाधान हमने खोजा कहाँ। आपने न्याय की बात करी, न्याय का देरी से मिलना भी अन्याय है। और एक डेटा आया था जिसके अंदर बता रहे हैं कि इस देश के अंदर लगभग 5 से 5.5 करोड़ केस पेंडिंग है। कोई राष्ट्र वेलफेयर स्टेट हो ही नहीं सकता जहां वहां न्याय सस्ता, सुलभ और शीघ्र न मिले। भारत में न्याय जो है वो अंग्रेजों के औपनिवेशिक समय में बनाया हुआ है, और ये न्याय व्यवस्था हमारी जो है, इसमें कॉमन आदमी को तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता। न्याय इतना कॉस्टली है, वकीलों की फीस इतनी ज्यादा, कॉमन आदमी जा ही नहीं सकता। कभी पाला पड़ा है न्यायपालिका से या किसी व्यक्ति का जिसे आप जानते हो? पड़ेगा 25 साल, 20 साल, 30 साल न्यायपालिका के अंदर मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं। मेरे खुद के पेंडिंग्स पड़े हैं, 20-20 साल हो गए। अच्छा। 20 साल में डेट नहीं लगी अभी तक। 20 साल में डेट भी नहीं लगी? डेट नहीं लगी तो न्याय कहाँ मिल रहा है? कोई ऐसी कहानी हो कि आदमी पीड़ित है, न्याय मांगने गया, कुछ याद आता है
कि कोई आप व्यक्ति आपके पास आया, मैं बहुत परेशान हूँ, न्याय नहीं मिल पा रहा है? रोज है, डेली है, एक दिन की बात नहीं है। अब तो लोगों का न्यायपालिका से भरोसा खत्म हो चुका है। लोग बात में बोलते हैं कि हमें न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, हमें अपने देश के न्यायतंत्र पर बड़ा भरोसा है। ये पता नहीं कौन सा डर है जिसके कारण लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में न्याय मिल ही नहीं रहा है। कैसे सुधार हो सकता है, कैसे समाधान हो सकता है? ये समाधान है, हाँ। न्याय व्यवस्था में पूरा कंप्लीट परिवर्तन की आवश्यकता है। तो आप कह रहे जो अंग्रेजों का कानून है उसको बंद करो? नहीं, हमारा तो कहना कानून इतने सरल होने चाहिए कि जिनके लिए कानून बना हुआ है उनको कम से कम कानून की जानकारी तो हो। हमारे यहाँ तो एक बात के लिए हमको वकील के पास जाना पड़ता है, वो बताता है ये कानून है। जिसके लिए कानून बना उसको पता ही नहीं कानून क्या है, और कह रहे हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। और लॉ के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। तो लॉ तो इतना सरल होना चाहिए, इतना सुलभ होना चाहिए कि एक साधारण गरीब आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता हो कि मेरे लिए ये न्याय व्यवस्था है, ये कानून है। जो न्याय प्रणाली इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे है कि सेक्शन पे सेक्शन, सेक्शन पे तो सेक्शन, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक बार कंफ्यूज हो जाता है। बनाई हुई न्याय व्यवस्था को हमने आगे बढ़ा लिया है, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। न्याय की व्यवस्था, हर किताबें तो बड़ी सरल 10-10 पन्ने की होनी चाहिए। पहले उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए, आचार संहिता बननी चाहिए, नागरिकों को मालूम होना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बेस पर कानून बनने चाहिए, सरल कानून बनने चाहिए, अच्छी भाषा में, सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए। इतने कड़े कानून कि एक एक धारा, एक एक कॉमा पर लोअर कोर्ट में एक जजमेंट एक जज देता है, हाई कोर्ट में जज दूसरा जजमेंट देता है, सुप्रीम कोर्ट में तीसरा जजमेंट आता है, 3 लोगों की बेंच एक अलग जजमेंट देती है, 5 लोगों की बेंच में 2 लोगों की अलग राय होती है, 3 लोगों की अलग राय होती है। इसका मतलब कानून अस्पष्ट है, क्लियरिटी नहीं है। और जब कानून ही क्लियर नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं कि कानून का शासन है? लेकिन जो लगता है जो इतने कॉम्प्लिकेशंस है हमारे जो कानून व्यवस्था के अंदर है, लेकिन अभी रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। देखिए, लॉ नए आए हैं, लॉ में परिवर्तन होते रहे हैं, लगातार होते रहे हैं। उनका 3 साल का भी एक डेडलाइन दे दी कि 3 साल के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। पेनल कोड में अंतर किया, धाराओं में परिवर्तन कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि कंप्लीट न्याय तंत्र को ओवरहॉलिंग की जरूरत है। आप कह रहे हैं ना 3 साल के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। अब जैसे 5 पर नहीं, कैसे आज 5 पर कैसे मिल जाएगा? न्याय कैसे मिल जाएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पुरातन समय में राजा भी जब न्याय करता था तो उसके पास एक उसकी सलाहकार कमेटी होती थी, और राजा उनसे सलाह लेकर के न्याय किया करता था। एक सिंगल राजा न्याय कर दिया करता था, प्रतिवादी वादी दोनों आते थे, दोनों की बात सुनता था, इमीडिएटली न्याय दे दिया करता था। ये 3 साल में न्याय क्यों? 2 दिन में न्याय क्यों नहीं? मेरा प्रश्न ये है। नहीं, 2 दिन में तो कैसे पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल? मेरा कहना है कि 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, क्यों हैं? और इन 5 करोड़ मुकदमे में ज्यादा पेंडिंग मुकदमे तो सरकार के हैं, क्योंकि जांच भी करनी होती ना, जांच अधिकारी भी होंगे। 2 दिन में इसलिए मुकदमे, क्योंकि सरकार के अधिकारी सरकार के बनाए हुए लॉ को मानते नहीं है, और जब उसके अंदर कोई मामले जाते हैं तो सब कोर्ट में जाते हैं। ज्यादातर केस में सरकार हारती है, तो ये मुकदमे तो सरकार की पेंडिंग है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमको जनता को न्याय से जोड़ना होगा। छोटे छोटे मामले, देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि न्याय व्यवस्था है क्या। राजा के लिए व्यवस्था में न्याय और न्याय में मानवता। एक किसान ने भूख से तंग आकर के 2 बोरी चावल सरकारी गोदाम से निकाल लिए। अब व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बोलती है कि सब उसको दंड दे दिया जाए, उसको 2 साल 3 साल 4 साल जेल में डाल दिया जाए। जब उसका मुकदमे का नंबर आएगा तब उसको पैरवी होगी, तब तक जेल में पड़ा हुआ है वो। 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल उसके मुकदमे का कोई फैसला नहीं होने वाला है, और अपराधी मस्त घूम रहे हैं। बात अपराधी घूम रहे हैं। एक मेरे को कवि की लाइन याद आ रही, मैं 3-4 दिन पहले इसे पढ़ रहा था, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कवि कौन थे, पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी इंटरनेट पे कि न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। सच है, अब तो न्याय तो गुंडे ही कर रहे हैं। अब तो ज्यादातर कोर्ट में न्याय के लिए कहाँ जा रहे हैं लोग? बाहुबलियों के यहाँ जा रहे हैं, साहब हमारा फैसला कर दीजिए। तो क्या ये सही है? ये प्रणाली सही है? गलत है, मजबूरी हो रही है, मजबूरी है। क्या करें, हमको तुरंत न्याय चाहिए।
नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, 2 हमारे दिन में, जमीन 3 पे दिन में। दबंग ने कब्जा कर लिया, मुझको न्याय चाहिए। हाँ अब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे 10 साल लग जाएगा। हाँ तो मैं किसी बाहुबली के पास जाता हूँ, साहब मुझको आप न्याय दे दीजिए। अगर मैं उसका आदमी हूँ तो मुझको न्याय मिल जाता है। अगर लड़ाई झगड़ा हुई तो अपराध हो जाएगा ना। हो ही रहा है, ये तो अपराध है एक तरह से। हो ही रहा है। आप प्रशासन के पास ना जाके, न्यायपालिका के पास यही ना हो रहा जाके। है ना। हाँ। मैंने तो अपनी बुक में लिखा है हम्म, कि जनता के बीच में से लोगों को नागरिक मजिस्ट्रेट बनाए जाएं। अमेरिका में होता है जैसे। अब अमेरिका में क्या होता है मुझे मालूम नहीं। हाँ, अमेरिका में होता है। नागरिक मजिस्ट्रेट बनाइए हर थाना क्षेत्र में, और उन नागरिक मजिस्ट्रेट 5-5, 6-6 नागरिक मजिस्ट्रेट के द्वारा छोटे छोटे मामले थानों में निपटा दिए जाएं। हाँ, तो ये करोड़ों मामले जो हैं जाएंगे नहीं कोर्ट के अंदर। लेकिन मेरा एक सवाल है इसमें हाँ। कि मान लीजिए ये जो 5-6 लोग हैं, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, और अगर ये पक्षपातपूर्ण अगर ये कार्य करते हैं तो फिर क्या होगा? मैंने उसके ऊपर आपको- कौन सी मैंने कमेटी इस होगी? बुक में लिखा है इसी बात को हाँ कि इस तरीके से ग्रुप नहीं बन पाएगा। मैंने लिखा है कि अलग अलग थाना क्षेत्र से आपने 5-5 लोगों की कमेटी बनाई, उनको आपने नागरिक मजिस्ट्रेट बनाया, हाँ और हफ्ता के एक दिन पहले उनको ये पता चलता है जिस दिन उनको थाना क्षेत्र में बैठना है कि किस व्यक्ति की आज कहाँ पर ड्यूटी है। अच्छा। तो वो रोटेशन से जो है जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है, न तो जिनका केस है उनको पता है कि यहाँ पर कौन बैठेगा, और न जिसको बैठना है उसको मालूम है कि मुझे आज कहाँ बैठना है। मुझे तो रात को मालूम पड़ता है कल किस थाना क्षेत्र में मुझको बैठना है। तो कोई एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहा है। पर वो चीज़ है ना, इस देश के जो नागरिक है वो खुद न्याय के लिए पीड़ित है, वो किसी का क्या जजमेंट करेंगे? क्योंकि आदमी रोटी कपड़ा मकान में इतना बिजी है, कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है, समाज में वरिष्ठ लोग हैं, हाँ। बुद्धिमान लोग हैं। ऐसा थोड़ी कि जो न्यायपालिका के अंदर जो लोग पढ़ करके गए हैं और एग्जामिनेशन पास करके गए हैं वही लोग न्याय व्यवस्था को समझते हैं। हमारे यहाँ तो पंच भी निर्णय किया करते थे, आज भी गाँव करते के हैं, अंदर। आज भी होता है गांव के अंदर। तो करते हैं नहीं करते हैं, और पहले किया करते थे, पंच निर्णय हुआ करते थे। वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और निर्णय किया करते थे, लोग मानते थे उसको। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि कोर्ट के अंदर एक सिंगल जज जो न्याय करता है वो उचित नहीं है। ज्यादा मुकदमे नीचे स्तर पर समाप्त हो जाने चाहिए, नागरिकों के स्तर पर लिमिटेड मुकदमे कोर्ट में जाने चाहिए, और कोर्ट में भी 3 जजेस की बेंच होनी चाहिए, और वो बेंच भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट है, जज है, वो डेली जज को बेंच को बदलते रहना चाहिए उसको, जिससे कि जज प्रभाव में ना आवे, पब्लिक उसको प्रभाव में लेने की कोशिश ना कर सके, और न्याय तरीके से होता रहे। जब 3 लोग जज बैठ करके न्याय करेंगे तो न्याय उचित होगा। अब एक आदमी गलती कर सकता है। हाँ, लेकिन आजकल जो नए नए सुझाव भी आते हैं जो बता रहे हैं कि अब AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाई डेफिनेशन कैमराज आ चुके हैं, सिक्योरिटी भी देंगे, AI के थ्रू भी कह रहे हैं कि जो केस एक जैसे होंगे उसको कोलैब करके, मान लीजिए कि कोई 50,000 केस इस देश में एक जैसे चल रहे हैं, एक पे फैसला आया, उस 50,000 जो केस होंगे जो सिमिलर होंगे उस पर कोलैब करके बता देंगे हाँ यही फैसला है। इस तरह की भी अब चर्चाएं चल रही है, मतलब इस तरह की भी चर्चा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट हर है। केस अपने आप में अलग होता है, हाँ और सब में अपनी अपनी जो है लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। तो एक तरीके के केस को एक मिलाना, मैं समझता हूँ कि ये जो व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, इसको किताब को आप पढ़ें, लोग पढ़ें इसको, ये व्यवस्था मैं समझता हूँ बेहतर होनी सकती है। इसमें मेरी कई लोगों से वार्ता हुई है, जो लोग न्याय को समझते हैं वो लोग इसको मान रहे हैं कि ये व्यवस्था बेहतर हो सकती है। न्यायपालिका से आप बहुत खफा दिखते हैं, बहुत नहीं, प्रश्न मैं करते बिल्कुल हैं। खफा नहीं हूँ। मैं तो खफा इस देश के पूरे सिस्टम से हूँ। अच्छा, पूरे सिस्टम से खफा है। हमको ये बताइए कि किसान को उसकी उपज का वास्तव में मूल्य चाहिए, वो दुखी है। मजदूर को कीमतों का क्रय शक्ति से चिरस्थायी संबंध चाहिए, वो भी दुखी है। उद्यमी व्यापारी को वातावरण चाहिए जहाँ उसे कार्य करने की स्वतंत्रता हो, वो भी दुखी है। छात्र को एक नई शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा प्रणाली चाहिए, वो भी दुखी है। देश के सामान्य नागरिक को जो है न्याय सस्ता, सुलभ और सरल चाहिए, तो सुखी कौन है? तो आप कह रहे हैं कि देश के अंदर कोई सुखी नहीं है? कहाँ सुखी है बताइए ना मुझको, कहाँ सुखी? ऐसा भी नहीं ना कि देश के अंदर सब पीड़ित है, परेशानी नहीं, है। क्या एक बात बताऊँ आपको, खाली पैसा कमा लेने मात्र से सुख नहीं होता। जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। छोटी छोटी जगहों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, और इन रुकावटों को हम व्यवस्था से, नीतियों से ठीक कर सकते हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, छोटे से रिमोट एरिया से लेकर बड़े तक, मतलब सबसे ज़्यादा तो नीचे भ्रष्टाचार होता है, आप बता रहे थे, भ्रष्टाचार जहाँ पर बहुत किसी की कम नज़र ही नहीं है। मैं बताऊँ, भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत कम है। हाँ,
जिसको आप भ्रष्टाचार कहते हैं, सरकारी भ्रष्टाचार। हाँ। सरकार में कुल कितने लोग हैं? 2 करोड़ लोग काम करते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जैसे वो पीएससी में भर्ती है, मिलिट्री में भर्ती है, टीचर हैं, उनको तो भ्रष्टाचार करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। अच्छा। बड़े लिमिटेड लोग हैं जिनका डायरेक्ट जनता से संबंध है, जैसे टैक्सेशंस वाले लोग हैं, राजस्व वाले लोग हैं, या जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन के कागजात वगैरह देखते हैं, कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं। बड़े लिमिटेड संख्या है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और खाली वही लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है इतना बड़ा। मुश्किल से 30-40 लाख लोग होंगे जिनके कारण देश की 150 करोड़ जनता पीड़ित हो रखी है। आप पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। हर डिपार्टमेंट को स्टडी करने की जरूरत है कि यहाँ पर ये भ्रष्टाचार क्यों है, जनता को तकलीफ क्यों है, और मैं समझता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ उसमें अगर उपाय किए जाएं। हालांकि मैं तारीफ करूँगा मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में बहुत से डिपार्टमेंट में कई चेंजेज आए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेंजेज आए हैं, फेसलेस सिस्टम चालू हुआ है, और भी डिपार्टमेंट में कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक सवाल, आपने पूर्ववर्ती सरकार भी देखी होगी, अभी मोदी सरकार भी देखते हैं, कितना डिफरेंस लगता है कि सिस्टम के अंदर? देखिए, सिस्टम में तो कोई अंतर नहीं है, सिस्टम तो वही है। हाँ, ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं निर्भीक हैं और बिना डरे फैसला लेने की कोशिश करते हैं। अगर उनको कोई बात अच्छी लग जाए तो वो बिना डरे अपने ऊपर लेकर के हिम्मत करके फैसला ले लेते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी क्षमता है, इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। अभी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है, क्या लगता है आपको नंबर 2 और 3 पे कब तक पहुंच जाएगा? मैं इस नंबर के गेम में इसलिए नहीं जाता कि चौथी अर्थव्यवस्था के मानने मतलब हुआ 4.187 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई। जापान की अर्थव्यवस्था 4.186 ट्रिलियन डॉलर हुई, 0.001 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंस हो गया। लेकिन आप एक बात समझिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम है $2900 और जापान के आदमी की पर कैपिटा इनकम $33,000 है। तो हमको इस तरीके से नहीं सोचना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम से हम सोचना तो डिफरेंट बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि आर्थिक मामले में हमको तेजी से विकास करने की आवश्यकता है। चाइना से मैं आपकी तुलना करता हूं, आप इन छोटी कंट्रीज से तुलना मत कीजिए। चाइना की जीडीपी है 19.5, हमारी जीडीपी है 4.18। आज के 3 साल पहले सन 22 में हमारी जीडीपी थी 3.35, चाइना की जीडीपी थी 17.88। जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो डिफरेंस गैप बढ़ रहा है। चाइना की जीडीपी 5% बढ़ रही है, हमारी जीडीपी 7.5% की रेट से बढ़ रही है। तो हम कहते हैं कि सब हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो जब छोटा होता है ना तो उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा गैप, उसकी जीडीपी 5% बढ़ रही है क्योंकि वो ऑलरेडी 19.5 पर पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार सन 2029 में चाइना की जीडीपी हो जाएगी 24.8, अमेरिका के बराबर। अमेरिका चली जाएगी 35 जीडीपी पर। अच्छा, अभी अमेरिका की 24-25 है। अमेरिका उस समय 35 हो जाएगी। अच्छा। और चाइना हो जाएगी 24.8 ट्रिलियन। और भारत उस समय हो जाएगा 5.38। अच्छा। तो हमारी जीडीपी, उसकी जीडीपी के जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। हम 7.5% की रेट से बढ़ रहे हैं, वो 5% की रेट से बढ़ रहा है। हमारा, अगर हमने जैसे 3 साल में हमने 0.82 ट्रिलियन बढ़े हम, तो चाइना 1.62 ट्रिलियन बढ़ गया। तो डिफरेंस हमारा बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। इस गैप को भरने का केवल एक तरीका है, हम फास्ट फॉरवर्ड मोड को अपना रहे हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को 7.4%, 6%
के रेट से बढ़ने की अपेक्षा 20% की रेट से बढ़ाना पड़ेगा। और 20% की रेट से हम बढ़ाएंगे तो हम 10 साल 15 साल में चाइना के आगे आ पाएंगे। और ये हो सकता है अगर हमने धरातल से अपनी आर्थिक नीतियों को बनाया। हम आर्थिक नीतियों को जब धरातल से बनाएंगे, देश के कॉमन आदमी की इकोनॉमिक को बढ़ाएंगे, उसको सशक्तिकरण बढ़ाएंगे, देश के मजदूरों की आय बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे, व्यापारियों की आय बढ़ाएंगे, देश के घरेलू मांग की में वृद्धि करेंगे, तो निश्चित रूप से हम 20% की ग्रोथ ले सकते हैं। अपन को 20% की ग्रोथ चाहिए थी। मैं अभी आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी मध्यम आय के लोगों को 12 लाख कर में छूट दी गई। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि 3.5 करोड़ लोगों के हाथ में 30,000 रुपया लगभग एक्स्ट्रा आएगा, जिससे 1 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा आएगा। उससे डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैंने कहा कि साहब किसानों की आमदनी बढ़ाओ। मेरी इस किताब में मैंने किसानों की आमदनी बढ़ाने का तरीका दिया है। मैंने कहा मजदूरों की आय में वृद्धि कीजिए, उसके मिनिमम वेजेस को बढ़ाइए। 44 करोड़ मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी मिनिमम वेजेस 10,000 रुपए से कम है। 10,000 में कोई जिंदगी जी सकता है? मैंने कहा इसको 21,000 कीजिए। अगर मिनिमम वेजेस को आप 21,000 कर देंगे, उनकी आमदनी डबल हो जाएगी, तो 50 लाख करोड़ रुपया लोगों की जेब में आएगा। 7 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब में आएगा। ये 57 लाख करोड़ रुपया जब लोगों की जेब में आएगा, तो देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? चलिए एक आखिरी सवाल पे आता हूँ मैं। जिस तरह से पूरी दुनिया युद्ध क्षेत्र में जा चुकी है, आप देख रहे होंगे कि चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, भारत, पाकिस्तान, चाइना का ताइवान, पूरी दुनिया। तो क्या लगता है आपकी आर्थिक वृद्धि कैसे होगी अब? क्या भारत इस जगह या इस मुकाम पर क्या देखते हैं भारत का भविष्य आप? जब भारत तो युद्ध क्षेत्र में है नहीं। भारत की तो जो विदेशी नीति है वो बड़ी क्लियर है कि हम न्यूट्रल हैं एकदम। हम न तो इस पक्ष में खड़े हैं न उस पक्ष में खड़े हैं। तो लगता है कि जब दुनिया युद्ध क्षेत्र में गिरी होगी तो भारत आर्थिक तरक्की डबल हो जाएगी भारत की? मुझे लगता है कि अब बगल में चाइना को देखिए ना। चाइना ने 60 साल में किसी से लड़ाई लड़ी है? सन 62 के बाद कोई लड़ाई हुई है? उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया खाली। और मैं तो देखता हूँ चाइना के अंदर डिप्लोमेसी और राजनीति, नीतियों में और डिप्लोमेसी में, दोनों में वो लोग सबसे माहिर हैं। नहीं वो तो है, लेकिन उन्होंने अपने को भी बढ़ाया और अपने पड़ोसी देशों से संबंध भी बनाए रखे। लेकिन वहाँ पड़ोसी नाकारा है ना, पाकिस्तान जो लगातार आतंकी हमले करवाता है। आप हिंदुस्तान से देखिए ना। आज हिंदुस्तान का इंपोर्ट चाइना से $127 मिलियन है। 11 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम चाइना से कर रहे हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम चाइना के बाद $67 मिलियन रसा से खरीद रहे हैं और चाइना से $127 मिलियन खरीद रहे हैं। तो हम एक तरफ तो लोग कहते हैं, हमारे टीवी में रोज सुनता हूँ सब चाइना हमारा विरोधी है, हमारा चाइना दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? दुश्मनी का नाम भी है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहा है वो हमको। हाँ, ये थोड़ा बहुत डराता रहता है तिब्बत के ऊपर, लेकिन वो कुल मिलाकर के हमारे देश से आर्थिक संबंध बना रखा है और उससे फायदा उठा रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी गोयनका। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।